हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि डीएसएसपी टीजीटी हिंदी, एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 तक इसमें इंग्लिश था, जो कि बिहार में कंपलसरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? 5 ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स इसमें। झुकाव, भावविहीन, उल्लेखनीय, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावविहीन जो है ये इसमें ये प्रत्यय रहित शब्द है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है? विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। ये विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। ये विचार का भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। प्रश्न नंबर 10, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 11, स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लेकिन बीपीएससी ने इसमें 2 माने हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है? इनमें से ह्रस्व स्वर पूछा है, तो ए जो है इसमें ये ह्रस्व स्वर है, ये दोनों दीर्घ स्वर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 13, इसका राइट आंसर होगा 8। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो चा जो है इसमें ये अल्पप्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। घोष ध्वनि कौन सी है? तो गा, जा और धा ये तीनों ही घोष ध्वनि मानी है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें माना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो पा इसमें स्पर्शी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 16 में। 17 देखते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आग्नेय होगा अग्नि शब्द का विशेषण। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रकंपी व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो रा जो है ये प्रकंपी व्यंजन होता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। अर्धस्वर कौन सा है? या, वा और डा ये तीनों अर्धस्वर होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 20 है। चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? इनमें से चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो चा, छा, जा, झा ये तीनों ही जो है चा वर्ग के व्यंजन है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही होगा 20 का डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है। केकी, विहग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा पक्षी का पर्याय नहीं है? तो 20 का खा और गा, खा और गा ये जो है ये पक्षी के पर्याय है, और ये केकी जो है ये पक्षी का पर्याय नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो है ये पूछा है, उपयुक्त में से ये माना है एक कोई नहीं। ये जो है ये चारों इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ये बीपीएससी ने माना है 22 का ई। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रश्न नंबर 23 का ई राइट आंसर माना है बीपीएससी ने। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो उपवाक्य जो होता है ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता
लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऊनार्थक शब्द। 25 का ए राइट आंसर होगा, उसको ऊनार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहूत। प्रश्न नंबर 26 का सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। संज्ञा की मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 27 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो ये रूढ़ शब्द है जल, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? प्रश्न नंबर 29, इसका डी राइट आंसर होगा। दोहा, सोरठा और इंद्रवज्जा, ये तीनों ही जो हैं ये मात्रिक छंद है। 29 का डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 30 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 से 70 तक फ्रेंड्स इसमें जीएस है जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 71, इसका राइट आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जो आदिकालीन रचना है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई जी की रचना है। 72 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है? प्रश्न नंबर 73, इसका बी राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किया है। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, आदि हजारे के नाम से आदिकाल का जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रश्न नंबर 74, इसका राइट आंसर है 1375 से 1700 भक्ति काल की समय सीमा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये एग्जाम जो हुआ था वो 8 दिसंबर को हुआ था टीजीटी का 9 से 10 के लिए। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न नंबर 75, इसका ए राइट आंसर होगा। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? प्रश्न नंबर 76, इसका बी राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी जी जो हैं वो हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर होगा 77 का गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पहले गोस्वामी लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? प्रश्न नंबर 78, इसका सी राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हुए को सूल। यह कथन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। प्रश्न नंबर 79 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। गोदान किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 81, इसका बी राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 81 का बी राइट आंसर होगा। 82 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो ध्रुव सामनी जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न नंबर 82 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? प्रश्न नंबर 83, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है। प्रश्न नंबर 83 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? प्रश्न नंबर 84, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के
कवि हैं? प्रश्न नंबर 85, इसका भी राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावाद रचना के, छायावाद धारा के कवि हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। 86 से 88 तक फ्रेंड्स ये एक गद्यांश है। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हम एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाए तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। इस गद्यांश में से प्रश्न छांटकर उनके उत्तर देने थे। इसका है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रश्न नंबर 86। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता और धर्म। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। मानव का अस्तित्व कैसा है? तो गद्यांश में दे रखा है क्षणिक है। प्रश्न नंबर 87 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का अर्थ वैभव होता है। प्रश्न नंबर 88 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। ये भी 89 से 92 तक ये भी गद्यांश है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। आधुनिक विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिग्धांतरों में अपनी विजय दुदुभी बजाकर सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। इसमें से छांटकर उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका उपयुक्त जो शीर्षक होगा विज्ञान एक वरदान होगा। प्रश्न नंबर 89 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। विज्ञान की तथात्मक परिभाषा क्या है? प्रश्न नंबर 90 का सी राइट आंसर होगा। क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। दिग्धांतर का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 91 इसका सी राइट आंसर होगा सभी दिशाओं में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है? बहुत बड़ी सफलता मिलना। प्रश्न नंबर 92 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। 93 से 96 तक जो है ये भी गद्यांश है। एक दिया बाती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लेने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती। उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रश्न नंबर 93 में ये पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माना है बीपीएससी ने। उपयुक्त गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक होगा गरीबी। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। दिया बाती का समय होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संध्या होना। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। मुंह देखी करने का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा परिचय का लाभ लेना। मुंह देखी करने का अर्थ है परिचय का लाभ लेना। प्रश्न नंबर 96 लोलो चप्पो करने का अर्थ क्या है? मन चाही मधुर बात। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। 97 से 100 तक इसमें भी गद्यांश पूछा है। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में रहकर लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी प्रेरणा से अध्ययनरत रहा। उनकी सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सम्मार्गामी हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 97 का बी राइट आंसर होगा सीख। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। सानिध्य का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 98 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सानिध्य का जो अर्थ है निकटता का प्रेरक भाव है। प्रश्न नंबर 99 है। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना। प्रश्न नंबर 99 का ए राइट आंसर होगा। गांठ बांध लेने मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। धन्य होने का अर्थ क्या है? धन्य होना जो मुहावरा है इसका अर्थ है सौभाग्यशाली होना। प्रश्न नंबर 100 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 से 104 तक इसमें 4 से 5 गद्यांश पूछे गए थे फ्रेंड्स। संध्या काल था, संध्या काल था, अभी धुंधला का था। शहर रोशनी से जगमगा उठा। हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियां चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक तमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा।
हरमन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। प्रश्न नंबर 101 उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दीपावली। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीपावली। प्रश्न नंबर 101 का सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। 102 मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। प्रश्न नंबर 102 का सी राइट आंसर होगा। मन में फुलझड़ी चलने का अर्थ है बहुत खुश होना। प्रश्न नंबर 103 है आसमान छूना का अर्थ क्या है? सराहनीय सफलता। प्रश्न नंबर 103 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। श्री राम को क्यों याद किया गया है? इस शीर्षक में छांटकर ये बताना है कि श्री राम को क्यों याद किया गया है। प्रश्न नंबर 104 इसका बी राइट आंसर माना है बीपीएससी ने उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 देखते हैं। प्रश्न नंबर 105 से 108 तक जो है ये इसमें भी एक गद्यांश पूछा गया है। एक बार मैंने राधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया। फ्रेंड्स ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसके प्रश्न बोल देती हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका है सहनशील राधिया। उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो सहनशील राधिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। भोला होना का अर्थ क्या है? भोला होना का अर्थ है सीधा होना। प्रश्न नंबर 106 का सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। धीरज खो बैठने का अर्थ क्या होता है? धीरज खो बैठने का अर्थ होता है परेशान हो जाना। प्रश्न नंबर 107 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। आंसू पोंछने का अर्थ क्या है? आंसू पोंछने का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 108 का बी, दर्द सहने का प्रयास करना। आंसू पोंछने का अर्थ होता है दर्द सहने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 108 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। चीफ की दावत, इसका भीष्म कहानी, और लाल पान की बेगम जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु है। ईदगाह प्रेमचंद, उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 109 इसी हिसाब से इसका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। इसमें राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल जी का है, और आपका बंटी मन्नू भंडारी। झूठा सच यशपाल का है। जिंदगी नामा कृष्ण सोप्ती का। मैंने आपको बताया था ना कि आपका बंटी और महाभोज ये दोनों रचनाएं जो है आप इनको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आपका बंटी भंडारे में महाभोज के लिए गया है। देखो इसमें ये प्रश्न आया है ना, तो इस हिसाब से प्रश्न नंबर 110 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। गणेश में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है गणेश में। प्रश्न नंबर 111 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर अधीन होगा। पराधीन का संधि विच्छेद प्रश्न नंबर 112 का सी राइट आंसर होगा। इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स अधीन। हम कभी कभी आधीन लिख देते हैं, लेकिन आधीन कोई शब्द नहीं होता, अधीन होता है, पर प्लस अधीन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल, कमल की विशेषता कैसी है कि कमल नीला है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? सिटीजन का हिंदी जो है इन्होंने पूछा है, तो इसका होता है नागरिक। प्रश्न नंबर 114 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 115 इसका राइट आंसर होगा अक्षर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 116 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समास के 6 भेद होते हैं, ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। वह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो ये विशेषण है। स्वादिष्ट जो है यह फल है, एक सादा वाक्य होगा, लेकिन ये स्वादिष्ट जो है ये विशेषण है इसमें। प्रश्न नंबर 117 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 118 देखते हैं। खाक छानना का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। खाक छानने का अर्थ होता है दर दर भटकना, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ होगा? तो बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। प्रश्न नंबर 119 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है, तो इसका 120 का सी राइट आंसर होगा। संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। प्रश्न नंबर 120 का सी राइट आंसर होगा। 121 देखते हैं।
वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो ये मिश्र वाक्य में होता है, जैसे और वैसे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। मारा गया हाय वह, शुद्ध कीजिए। इस वाक्य को शुद्ध करना है तो ये जो है हाय वह मारा गया, इस तरह से ये बनेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 का सी है। 123 देखते हैं। आज रविवार का दिन है। इस वाक्य को शुद्ध करना है तो आज रविवार है। प्रश्न नंबर 123 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? प्रश्न नंबर 124, इसका ए राइट आंसर होगा, संज्ञा पदबंध। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? प्रश्न नंबर 125, इसका बी राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 देखते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 126, इसका बी राइट आंसर होगा, वाच्य के 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो फ्रेंड्स ये भाववाच्य है। भाववाच्य में ज्यादातर अक्सर नकारात्मक वर्ड जरूर आता है। प्रश्न नंबर 127 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम क्या है? आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम क्या है? तो इसका अर्थ सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ आधार। प्रश्न नंबर 129 देखते हैं। संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 129, इसका बी राइट आंसर होगा, संरचना आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कंप्यूटर कैसे लिखा जाता है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो, इस तरह से लिखा जाता है कंप्यूटर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 131 है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है? तो इसमें आर्थी व्यंजना है। प्रश्न नंबर 131 का ए राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 देखते हैं। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? तो अलंकार शब्द के अलम का अर्थ होता है श्रृंगार। 132 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो इसमें मन, उपमा जो है वो मन से दी गई है। 133 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 134 है। या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। इनमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 134, इसका सी राइट आंसर होगा, इसमें विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न नंबर 134 का सी राइट आंसर है। 135 देखते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्प्रेक्षा का संभावना। 135 का ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 136 देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर, एक मिनट, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इनमें कौन सा, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो 136 का सी राइट आंसर होगा, इसमें रूपक अलंकार की योजना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 देखते हैं। अति कटु वचन कहती के कई, मानव लोन जरे पर देई। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मनो जानो जनो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। प्रश्न नंबर 137 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 देखते हैं। मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। इनमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 138 का बी राइट आंसर होगा, इसमें उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना कितनी होती है? तो 13 + 11 जो है ये दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मतलब होती है योजना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 है। अस कही फिर चितई नहीं, चितई तही ओरा, सिय मुख शशि भय मन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें ये चौपाई है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 140 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 141 है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 13 पर यति होती है। प्रश्न नंबर 141, इसका ए राइट आंसर होगा, ये रोला छंद में होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 142 है। गणना छंद गणना में
मात्रा के कितने भेद होते हैं? तो छंद गणना में मात्रा के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 142 का ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं 143 देखते हैं। सामान्य रूप से काव्य गुणों के कितने भेद हैं? 143 का ए राइट आंसर है। सामान्य रूप से काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 144 है। इतनी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इनमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें ओज है, जहां पर वीर गति वाली या भक्ति वाली बात होती है वहां पर ओज गुण होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 145 है। चारू चंद की चलचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें प्रसाद गुण है, जो प्रकृति का सौंदर्य वाली जहां बात होती है वहां पर प्रसाद होता है, प्रसाद गुण। प्रश्न नंबर 143 का सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 146 है। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो रस निष्पत्ति के जो तत्व हैं वो 3 माने गए हैं। प्रश्न नंबर 146 का ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 147 है। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इसमें 2 नए रस जुड़ गए हैं। प्रश्न नंबर 147 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 148 देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। प्रश्न नंबर 148 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 149 है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है, केदो व्योमेद बीतिका भरे भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इसमें भयानक रस है, विकराल ज्वाल, इस तरह के जो शब्द आते हैं आप इनसे पहचान के एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 149 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 150 है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी, इस पंक्ति में किस रस का परिपाक है? प्रश्न नंबर 150 इसमें वात्सल्य रस है, माँ और बेटे के प्रेम की इसमें जो है वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 150 का सी राइट आंसर है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 31 से 70 तक, ये इसमें जीएस और जीके जीएस और जो है मैथ के सवाल पूछे थे। प्रश्न नंबर 31 है। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रम से कितनी होगी? 31 का ए राइट आंसर होगा 850 से 125। 32 देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? प्रश्न नंबर 32 इसका बी राइट आंसर माना है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में हैं और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? ये रीजनिंग का सवाल है। प्रश्न नंबर 33 इसका जो है सी राइट आंसर होगा 720। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका 56.5 है। 35 का ए राइट आंसर है। 36 देखते हैं। 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में कितनी है? तो 36 का ए राइट आंसर होगा 24 और 18। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। ये मैथ का सवाल था फ्रेंड्स। इसमें जो है बीपीएससी ने बी राइट आंसर माना है 1/n। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण क्या है? तो इसका ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। आदित्य L1 उपग्रह, ये करंट का सवाल था। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो इसका जो है L1 है, आदित्य L1। आगे चलते हैं 39 का ए राइट आंसर है। 40 देखते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं
पर्व होते हैं। 40 का बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 41 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इसका सी राइट आंसर है, FL 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। हालांकि दृश्य आकाश में, एक मिनट, हालांकि दृश्य आकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती। प्रश्न नंबर 43 का ए राइट आंसर है। 44 है, निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसकी C/137। 44 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। एक कृषिका एक उच्च तापक्रम पर T के पर E वॉट वर्ग प्रति मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वॉट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो इसका 45 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 46 देखते हैं। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह है, इसका बी राइट आंसर होगा। 46 का बी। आगे चलते हैं। 47 है, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। मतलब ये पूछा गया कि बंगलार माटी बंगलार जल, इसके लेखक कौन है? तो इसके रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो हमारे जो है राष्ट्रगान, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है उसके भी लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? जो हमारे भारत का जो संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल है। प्रश्न नंबर 48 का ये राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, 76वें कॉन्स फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इसमें से एक से अधिक या तीनों। अनुराग कश्यप की कनेडी, कनु बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी। प्रश्न नंबर 49 का डी राइट आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कोमोरोस के हैं। प्रश्न नंबर 50 का सी, ये करंट का प्रश्न था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 51 का बी राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 52 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष INA के संस्थापक कौन थे? तो इसके मोहन सिंह थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है दलित आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न 53 का ये राइट आंसर होगा। प्रश्न 54 है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 54 का सी राइट आंसर होगा। बिहार में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है इसमें कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड। डी राइट आंसर माना है बीपीएससी ने इसका। 55 का डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की हैं। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज जो है वो अपसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। 57 का ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 58 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें फलीदार फसल जो है ये दलहन की है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? प्रश्न नंबर 59 का सी राइट आंसर होगा। सिलचर और पोरबंदर।
59 का सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 60 का स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां किससे बनती हैं? भूमिगत जल के द्वारा ये बनती है। प्रश्न नंबर 60 का भी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 61 देखते हैं 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 61 का ए राइट आंसर होगा। 62 देखते हैं भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? प्रश्न नंबर 62 का बी राइट आंसर होगा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। आगे चलते हैं 63 देखते हैं 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? प्रश्न नंबर 63 का ए राइट आंसर होगा, बी डी सावरकर। आगे चलते हैं 64 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था इन दोनों में। प्रश्न नंबर 64 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 65 देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 65 का ए राइट आंसर है। 66 देखते हैं प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के समय। आगे चलते हैं 66 का ए है। आगे चलते हैं 67 देखते हैं 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से? तो ये चित्तरंजन दास जी थे। 68 का देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वामी विद्यानंद जी ने। 68 का भी। आगे चलते हैं 69 देखते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर ने की थी 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं 70 है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? प्रश्न नंबर 70 इसका सी राइट आंसर है। ये कर्जन ने कहा था कांग्रेस के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे 150 प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती की टीजीटी हिंदी से रिलेटेड। फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।